हाय एवरीवन। हेलो कमला। हाय संतोष। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो स्वागत है आप सबका आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आपने ट्रस्ट किया है और हिंदी का कोर्स ज्वाइन किया है ना। सो वेरी फर्स्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने, मुझे लग रहा है बिना डेमो पे ही मतलब कोर्स को ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सो वेरी फर्स्ट थैंक्स अ लॉट फॉर योर ट्रस्ट एंड जस्ट आई वांट टू से वन थिंग कि आपका ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। जिन्होंने भी हिंदी के बैच को ज्वाइन किया है, ये सोच के कि हिंदी बहुत मुश्किल आती है, हिंदी बहुत हाई लेवल की आती है, तो डेफिनेटली यकीन मानिए हिंदी को हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में हिंदी आती है, ठीक है। सो डोंट वरी। तो आपने हिंदी का बैच लिया है तो आप ये मानिए बच्चे, हिंदी सिर्फ आप ये एस्टेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो। कोई भी एग्जाम है, चाहे XYZ आपका कोई भी एग्जाम आएगा ना, और वहां पर जो हिंदी आएगी, आप ये यकीन मानिए कि उस हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे। एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेती, एक दो क्वेश्चन, बाकी मतलब 15 है तो 14 क्वेश्चन आप कर पाओगे। इतने अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे हम चीजों को पढ़ने की, चीजों को समझने की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई आज अपनी क्लास 1 से। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखना कि हाँ भाई थोड़ा टेंशन मत मचाना। सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पेपर होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस नहीं रहेगा कहीं से भी, पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जो सुन लीजिए, आज पहली क्लास है इसलिए। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार से कोई हिंदी की पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने यदि कोर्स ले लिया ना हिंदी का, तो यकीन मानिए कि बस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम है। मैं चाहे 4 बुक खरीदूं चाहे 5 बुक खरीदूं, मैं आपको चीजें कंप्लीट दूंगी, ठीक है। आपको चीजें क्या दूंगी भाई? कंप्लीट दूंगी। तो मीन्स आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको 100% चीजें मिलेंगी। हिंदी की कोई किताब मत खरीदना, जो मैं पढ़ाऊं जस्ट गो विद दैट। कंप्लीट PDF नोट्स, मतलब अलग अलग चैप्टर के मैं नहीं डालूंगी, उसमें दिक्कत होती है, आपको प्रिंट लेना हो कुछ भी है तो कंप्लीट जो PDF नोट्स है कंप्लीट हिंदी के, वो PDF सेक्शन में आज रात को या कल सुबह में डाल दूंगी कंप्लीट, ताकि वन टाइम में आप उसका PDF निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा से। तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि हिंदी है क्या। हिंदी है क्या? हिंदी एक भाषा है, सबको पता भाई हिंदी क्या है, भाषा है। और भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकला है। तो ये छोटी छोटी बातें सबको पता है। हिंदी एक भाषा है और हिंदी क्या है भाई? संस्कृत के भाष धातु से निकला है। क्या? हिंदी। हिंदी शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकला है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है और क्लास डेली रहेंगी। रीजन इज दैट क्लास डेली क्यों रहेंगी? क्योंकि टाइम कम है एग्जाम में, तो मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा क्योंकि संडे यूट्यूब पर कुछ मैराथन्स ले लेंगे, एक संडे ही तो मिलता है, ठीक है। तो क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे रहेगी भाई। टाइम है 9:30 से 10:30। इस टाइम को रखने का रीजन ये है कि इस टाइम आप सोते हो, कम से कम कुछ देर तो जग के पढ़ लोगे। फिर भी आपको सुटेबल नहीं लगेगा तो इस टाइम को मैं 8:30 से 9:30 भी कर सकती हूँ, बट स्टिल इसी यही पढ़ो तुम 9:30 से 10:30, ठीक है। मंडे टू सैटरडे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। पहली दिन है इसलिए इतनी बातें बता रही हूँ, बाद में सिर्फ पढ़ना है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 9:30 बजे अपना ऐप खोल के बैठ जाया करो और आपको क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो, सिलेबस आपका 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट करवा दूंगी, चाहे पेपर 18 को हो या ना हो, वो हमें नहीं पता, बट आपका सिलेबस हो जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं पॉइंट पे। अब किसी की कमेंट नहीं लूंगी मैं, सीधा पढ़ते हैं। हिंदी, तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है यार हिंदी तो हिंदी का ही शब्द है, हिंदी तो हिंदी का ही होना चाहिए, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। सबसे पहले यही चीज याद रखेंगे, जो हिंदी शब्द है वो हिंदी का नहीं है, जो मतलब हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। आपको पता, हिंदी जो शब्द है वो सिंधु शब्द से निकला है, ठीक है। जो हिंदी शब्द है वो किससे निकला है भाई? हिंदी शब्द सिंधु शब्द से निकला है। किससे निकला है?
सिंधु शब्द से है। अशोक के टाइम की बात है, ईरानी लोग कहते हैं भारत में आए थे, ईरानी लोग तभी तो फारसी भाषा है, तो ईरानी लोग भारत में आए थे और इन्होंने किसी पत्थर के ऊपर इंडस ऐसे सिंधु शब्द लिखा था, और ये कहते हैं किसी पत्थर के ऊपर जब इन्होंने सिंधु शब्द लिखा तो हमारे लोगों ने उसको हिंदू पढ़ा, क्योंकि हमारे लोग इस मतलब जो उनका धै था हम लोगों के है के जैसा लगता था, मतलब कुछ ऐसा लॉजिक था, और हमारे लोगों ने उसको हिंदू पढ़ा। बट सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हिंदी शब्द किस भाषा से है? फारसी भाषा से। और हिंदी शब्द किस शब्द से निकला है भाई? सिंधु शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? सिंधु शब्द से। अब आपको पता, जब शुरू में बात करें तो हिंदी भाषा नहीं थी। सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटे तो वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति तो उस टाइम जो भाषा थी वो वेदों की भाषा थी। उस टाइम भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा थी। सो सबसे पहली जो भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, सबसे पहले जो भाषा थी बच्चे वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, क्योंकि वो वेदों की भाषा थी, मतलब संस्कृत लैंग्वेज थी। सबसे पुरानी जो भाषा थी वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी, बहुत मुश्किल भाषा थी, आम लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद कौन सी भाषा आ गई भाई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो आती है पाली भाषा, जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। पाली भाषा के बाद आती है कौन सी? प्राकृत भाषा, जिसमें जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। प्राकृत के बाद आती है कौन सी? अपभ्रंश भाषा। उसके बाद कौन सी आती है? अवध। एंड द लास्ट हिंदी। क्वेश्चन को समझना कैसे आएगा, ठीक है? क्वेश्चन उतना ही करेंगे जितने अपनी हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत। टाइम की बात करें तो 1500 बीसी से 1000 बीसी, बट ये टाइम नहीं पूछा जाता कहीं भी, बट चलो आपकी नॉलेज के लिए 1500 बीसी से 1000 बीसी। लौकिक संस्कृत के हम टाइम की बात करें तो जो वैदिक और 1000 से 500, 1000 से 500। पाली की बात करें तो 500 से 1 बीसी। बताऊंगी बीसी क्या है, ठीक है? बीसी जिसको हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। बीसी हम जिसको क्या बोलते हैं भाई? ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है? फिर हम बात करें जो ये अपोजिट सेंस में चलने लग जाती है, 1 से 1000, 1 से 500, 500 से 1000, और फिर 1000 से 1500 और टिल नाउ। ये टाइम पीरियड वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये आते हैं, बट सिंपल सी जनरल सी भाषा में एक जनरल सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मीन्स आपको सिंपल सी लॉजिक में ये याद रखना। वैसे बहुत डीप चले तो ये 1000 से 1300 थी, 1300 ये जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर जनरल हिंदी कर रहे हैं, पीजीटी हिंदी नहीं कर रहे, ठीक है? पीजीटी हिंदी का मतलब पीजीटी हिंदी कर रहे हैं, लेकिन 15 नंबर वाली कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, बीसी क्या होता है? ईसा पूर्व। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था तो उससे पहले का जो भी टाइम था उसको ईसा पूर्व में काउंट किया जाता था, और उसके बाद वाला टाइम इसी में काउंट किया जाता था। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इतना सा याद रखना कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। आपसे पूछेगा हिंदी का विकास क्रम क्या है, तो आपको ध्यान रखना भाई हिंदी का विकास क्रम क्या है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, और फिर क्या है? अवध है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हिंदी भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? क्वेश्चन को समझना, हिंदी भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? तो हिंदी भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? तो किस भाषा का भाई? अपभ्रंश भाषा का। अवध बेसिकली ऑप्शन में नहीं आती है, अवध आपके ऑप्शंस में नहीं आती है, आपके ऑप्शंस में अपभ्रंश ही आएगी। लेकिन मान लो आपके ऑप्शन में अवध भाषा आ जाए, सपोज आपके ऑप्शन में अवध भाषा आ जाए, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अवध को। क्वेश्चन आ जाए हिंदी किसका? अवध इज अ काइंड ऑफ खड़ी बोली, और आपको पता जो खड़ी बोली है उससे ही कहीं ना कहीं क्या निकली है भाई? हिंदी निकली है। तो आपको क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि हिंदी किससे निकली है भाई? अवध भाषा से निकली है। लेकिन अवध कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलता है, और ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? अपभ्रंश। तो क्वेश्चन आए हिंदी किसका विकसित रूप है, तो आपको ध्यान रखना है अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप है। अपभ्रंश की भी बहुत सारी टाइप थी, तो क्वेश्चन में पूछे आप कौन सी वाली अपभ्रंश का रूप है भाई? तो सौर सैनी अपभ्रंश का। कौन सी वाली अपभ्रंश का रूप है? सौर सैनी अपभ्रंश का, ठीक है? कौन सी अपभ्रंश का रूप है? सौर सैनी अपभ्रंश का, ठीक है? ध्यान रखेंगे, क्योंकि अवध को यदि हम फिक्स माने ना तो 1000 से 1300 के आसपास जो है ये फिक्स हो जाती है अवध, और 1300 से आगे फिर ये हिंदी ऐसे चल पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन आए हिंदी किससे निकली है? तो हिंदी संस्कृत से निकली है। हिंदी किससे निकली है? संस्कृत से निकली है। बट हिंदी किसका विकसित रूप है? अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश की भी टाइप ऑप्शन में दे दे तो कौन सी भाषा का भाई? सौर सैनी भाषा का, ठीक है?
तो ये तो बेसिक सीक्वेंस है, आपसे सीक्वेंस पूछ ले तो ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, प्राकृत जो जैन धर्म की भाषा थी, फिर अपभ्रंश। अवट इज अ काइंड ऑफ खड़ी बोली, और खड़ी बोली से बन जाती है अपनी मानक हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली से बन जाती है भाई हिंदी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हिंदी राजभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा है? हिंदी राजभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा है? सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, हिंदी राजभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा है? फटाफट से बता दो भाई हिंदी क्या है, फटाफट लिखो, हिंदी राजभाषा है या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? लिखो फटाफट। क्या है भाई हिंदी? हिंदी हमारी क्या है भाई? हिंदी हमारी राजभाषा है, ध्यान रखना। हिंदी राष्ट्र की भाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है भाई? राजभाषा है, क्योंकि हमारा जो राजकाज का काम है वो हिंदी में किया जाता है, इसीलिए हिंदी को क्या कहा जाता है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसको भाई? हिंदी को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र में वाइड लेवल पर बोली जाती है, जबकि भारत की बात करें तो भारत में हिंदी सिर्फ और सिर्फ 9 राज्य में बोली जाती है। भारत में हिंदी सिर्फ 9 राज्य में बोल जाते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? फटाफट एक जब आप क्लास पढ़े तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। ठीक है, कौन से 9 राज्य हैं? यूपी है, या तो कॉपी पेन लेके बैठे, या जो मैं आज आपकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी कंप्लीट हिंदी, या उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखें। ठीक है, और उसमें एडिटिंग करते चलेंगे। यूपी में है, ठीक है, यूपी एमपी, देखो ये यूपी एमपी वाली जो बैठा है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल। ठीक है, बिहार, हिमाचल, ये जो मतलब यूपी, एमपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में अब संस्कृत को लागू कर दिया गया है भाई। पंजाब, हिमाचल। ठीक है, यहां पर क्या है? हिंदी बेसिक रूप से बोली जाती है। लेकिन बात करें पंजाब की, तो पंजाब ने तो हिंदी को क्या कर दिया भाई? दूसरी भाषा मान लिया। पहले पंजाब में हिंदी पहली भाषा के रूप में थी, लेकिन अब पंजाब में हिंदी क्या है भाई? दूसरी भाषा के रूप में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंजाबी लोग हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में मानते हैं। तो 9 राज्य में हम गिनेंगे, यूपी, बिहार नंबर 2, उत्तराखंड नंबर 3, झारखंड नंबर 4, मध्य प्रदेश नंबर 5, छत्तीसगढ़ नंबर 6, हरियाणा नंबर 7, राजस्थान नंबर 8 और हिमाचल प्रदेश नंबर 9। ठीक है, तो ये 9 हैं जो कि भारत के ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को बोलने की प्रायोरिटी देते हैं, जिनमें हिंदी क्या है भाई? एक भाषा के रूप में है, प्रथम भाषा के। सिर्फ देखो 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा यदि हम बात करें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार, यहां पर हिंदी सेकंड लैंग्वेज है। ध्यान रखेंगे, यहां पर हिंदी सेकंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज इनकी है गुजराती, मराठी और पंजाबी वगैरह, लेकिन हिंदी को सेकंड लैंग्वेज इन सभी राज्यों में हिंदी को क्या कहा जाता है भाई? सेकंड लैंग्वेज जो है इन सभी राज्यों में हिंदी को क्या कहा जाता है? माना जाता है। ठीक है, हिंदी को सेकंड लैंग्वेज माना जाता है इन सभी के अंदर। अब बात करते हैं हिंदी राजभाषा कब बनी। हिंदी राजभाषा कब बनी तो सबको पता है, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे रखा है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे रखा है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में हिंदी है, बिल्कुल पूजा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कहा गया भाई? राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। आर्टिकल 343, ध्यान रखना, आर्टिकल 343 क्या है? हिंदी भाषा से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 343 क्या है? किससे संबंधित है भाई? हिंदी भाषा के से संबंधित है। आर्टिकल नोट्स के अंदर लिखे पड़े हैं नो स्टेट यूपी बिहार। देखो सबसे पहले याद कर लो, यूपी बिहार याद हो गया, फिर उत्तराखंड झारखंड, 4 हो गए, उत्तराखंड झारखंड, फिर एमपी, यूपी एमपी बिहार, एक ही फ्लो में याद हो जाएंगे, यूपी एमपी बिहार 3, फिर उत्तराखंड झारखंड 4 5, फिर हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो 9 राज्य हो गए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
और किस आर्टिकल में हिंदी मिलती है भाई 343 के। लेकिन कई बार आपको ऑप्शन में आर्टिकल ऐसे मिलते हैं 343 से 350, 343 से 349, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो ध्यान रखना 343 से लेके 351 तक पूरा का पूरा क्या है भाई हिंदी भाषा का जिक्र है। यदि आपको ऑप्शंस में मिल जाए तो 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा का जिक्र है। लेकिन एक ही आर्टिकल पूछा जाए तो 343 मिलेगा, एक ही आर्टिकल पूछे तो 343 मिलेगा, ठीक है। और कौन सी अनुसूची है भाई जो भाषाओं से संबंधित है, कौन सा शेड्यूल है संविधान का? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है भाई? भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची है बच्चे वो किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है अनुसूची। कौन सी? 8वीं, ठीक है। फिर कुछ भाषाओं के लिए सम्मेलन होने लगी थे कि भाई हिंदी भाषा को भी दर्जा दिया जाना चाहिए, हिंदी भाषा आगे होनी चाहिए, तो हिंदी के लिए सम्मेलन होने लगे थे। तो सबसे पहला जो हिंदी के लिए सम्मेलन हुआ था 1975 में, मतलब कुछ लोग इकट्ठे हुए हिंदी भाषा पर बात करने लगे, तो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में। तो ध्यान रखेंगे हिंदी का सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था भाई? 1975 में नागपुर के अंदर हिंदी का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा भाग था? 17। देखो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना। देखो संविधान में या तो भाग होते हैं या अनुच्छेद होते हैं या अनुसूचियां होती हैं। संविधान के कौन से भाग में हिंदी का जिक्र है? भाग 17 में। कौन से आर्टिकल में जिक्र है अनुच्छेद में? 343 के में। कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949। इसीलिए तो 14 सितंबर को हिंदी मनाते हैं। हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है? 9 राज्यों में। किन में हिंदी द्वितीयक लैंग्वेज है? इन 4 राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये था हिंदी का बेसिक। बहुत सारा पढ़ेंगे अभी तो, यूं तो बोलिया बोलिया ये वो, लेकिन आज पहली क्लास है, मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगी बोलिया बोलिया पढ़ा के, ठीक है। आज कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे क्योंकि ये जो हिंदी का जो ये बोली भाषा ये तुम्हें थोड़ा सा बोर करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बोर नहीं करेंगे, आज पहली क्लास अच्छी से पढ़ेंगे। फिर इसका पूरा अलग से चैप्टर करवाऊंगी, मतलब जिसमें हिंदी की बोली, भाषा, विभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मगही, मैथिली, कोरवी, सारी सब पूरा डिटेल से ये अलग से चैप्टर होगा, ठीक है। अब भाई ये हिंदी का कुछ बेसिक था, आपको जो नॉलेज होनी चाहिए भाई हिंदी ये है, हिंदी यहाँ से आई है, ठीक है। अब आपको पता है हिंदी में बहुत सारे चैप्टर है, कंटेंट लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैं ओरली बोल देती हूँ, मतलब लिख लेना, क्या टाइम वेस्ट करना। जैसे आपको पता संज्ञा है, इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम है। क्या क्या पढ़ेंगे हम? संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। ये पूरा इंडेक्स में तुम्हें मतलब पीडीएफ में कल डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल 1 बाय 1। तो आज हम सबसे पहला हिंदी का चैप्टर पढ़ लेते हैं जो है संज्ञा। कुछ अलग पढ़ोगे, बस मेरा मतलब ये है कि कुछ अलग पढ़ेंगे। एक तो हिंदी को बुकिश लैंग्वेज में मत पढ़ना। जब हम बुकिश लैंग्वेज में हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी कभी समझ ही नहीं आती बच्चों को, ठीक है। तो किताबी भाषा में हिंदी पढ़ने से बचे, ठीक है। किताबी भाषा में हिंदी पढ़ने से बचे। तो बात कर लेते हैं भाई हिंदी के पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो है कौन सा? संज्ञा का चैप्टर, ठीक है। बहुत बार सुना होगा संज्ञा और बहुत बार पढ़ा भी होगा। अब ये संज्ञा शब्द से पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा शब्द आया कहां से है, संज्ञा शब्द कहां से आया। संज्ञा शब्द आपको पता है हिंदी में जब हम शब्दों का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम 2 प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे बच्चे। वहां पर हम 2 प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे, एक होगा विकारी शब्द और एक होगा अविकारी शब्द। 2 प्रकार के शब्द, क्या मैं कहूंगी 2 प्रकार के पदों को पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम ये शब्द और पद क्या है, ये शब्द और पद क्या है? तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, शब्द और पद क्या है। देखिए शब्द और पद है क्या चीज? शब्द और पद। अब देखिए शब्द और पद एक ही चीज होती है। तो फिर आप कहोगे मैडम ये अलग अलग क्यों लिखे हैं? क्यों लिखे हैं मैं बताती हूं आपको रीजन। शब्द जब खाली लिखा होता है, जैसे मैं कहूंगा मैंने लिख दिया स्कूल, मैंने लिख दिया मोहन, मैंने लिख दिया केला, मैंने लिख दिया खाता है। ध्यान से सुनिएगा जरा, जब मैंने इनको अकेला अकेला लिखा है, जब मैंने इनको अकेला अकेला लिखा है तो ये सभी शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा मोहन, मैंने यहां लिखा केला, मैंने यहां लिखा खाता, अरे सब करवाऊंगी, टेंशन ना लो। दुनिया भर की बोली, भाषा, विभाषा, उपभाषा, हिंदी के सम्मेलन, हिंदी के परिवार, पूरा अलग चैप्टर है ये, टेंशन ना लो। लेकिन आज नहीं करवाऊंगी, हाँ ठीक है। मैं साइकोलॉजी की टीचर हूं, मुझे पता बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना। देखिए
मोहन केला खाता है। जब हमें ये चीज अलग अलग लिखी पड़ी है, जब ये चीज अलग अलग लिखी पड़ी है तो ये शब्द है। अब मोहन एक शब्द है, केला एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है। ध्यान रखना बच्चे, ये सभी के सभी क्या है? शब्द है भाई। ये सभी क्या है? शब्द है भाई। लेकिन मैं लिखूं मोहन केला खाता है, मैंने लिखा मोहन केला खाता है। जब मैंने ऐसे लिख दिया कि मोहन केला खाता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मोहन केला खाता है। अब यहां पर अलग अलग ये पूरे वाक्य के अंदर प्रयोग हो गए। तो यहां पर मोहन शब्द नहीं है, यहां पर मोहन क्या है भाई? पद है। यहां पर मोहन शब्द नहीं है, यहां पर मोहन पद है। कहने का मतलब जब अकेला लिखा पड़ा होता है ना, वो तो शब्द कहलाता है, लेकिन जब वो वाक्य के अंदर आ जाता है तो वो पद कहलाता है। ध्यान से समझ लेना, अकेला लिखा पड़ा है तो शब्द होएगा, वाक्य के अंदर आ जाता है तो पद कहलाएगा। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन शब्द एंड पद। तो ये डिफरेंस होता है किसमें भाई? शब्द और पद में। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि संज्ञा कहां से आया है। तो अब बात कर लेते हैं पद। दो प्रकार के हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है, जिसमें संज्ञा के हिसाब से, सर्वनाम के हिसाब से, संज्ञा के हिसाब से, सर्वनाम के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से, विशेषण के हिसाब से कोई ना कोई चेंज आ जाता है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक के हिसाब से, सॉरी जिसमें लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, काल के हिसाब से, कारक के हिसाब से कोई ना कोई परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब जिनमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाते हैं, तो परिवर्तन जिनमें आते हैं वो क्या कह रहे हैं भाई? परिवर्तन जिनमें आते हैं वो शब्द कहलाते, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन आता रहता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं, लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, राम धीरे चलता है, वे धीरे चलते हैं। अब यहां सेंटेंस में ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहे। ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये वाला शब्द तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जिन शब्दों में चेंजेस आते हैं, जिन शब्दों में चेंजेस आते हैं वो शब्द तो कहलाते हैं विकारी शब्द। जिनमें परिवर्तन आते हैं वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिसमें परिवर्तन नहीं आते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं आते हैं वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। वो क्या कहलाते हैं बच्चे? अविकारी शब्द। ठीक है, तो जिनमें परिवर्तन आते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं आते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्दों में पूरा डिटेल से हम तब करेंगे जब हम शब्दों का चैप्टर करेंगे। अभी के लिए इतना समझे कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार से अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अभी इनको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे डिटेल से होंगे ये चैप्टर। तो आज हम इसमें से पहले, इनमें परिवर्तन आता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से परिवर्तन आता है, चाहे संज्ञा के हिसाब से आए, चाहे सर्वनाम के हिसाब से आए, परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कारक जोड़ दिया, जैसे मैं में कारक जोड़ दिया, मैंने, तो परिवर्तन आ गया। मान ले कारक, मान ले शब्द है मैं में मैंने जोड़ दिया को क्या है? कारक। मैं क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में मैंने कारक जोड़ दिया, तो क्या लिखोगे आप इसको? मैं को लिखोगे? मैं को तो नहीं लिखोगे ना, मुझको लिखोगे। तो कहने का मतलब परिवर्तन आ गया किसके आधार पे भाई? कारक के आधार पे। तो शब्दों में परिवर्तन आ जाते हैं कारक के आधार पे, क्रिया के आधार पे, काल के आधार पे। तो इस तरीके से, तो जिनमें परिवर्तन आते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो अविकारी। जिनमें परिवर्तन आते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं आते अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले विकारी शब्द को कर रहे हैं, जो है संज्ञा। अब किताबी भाषा पे जाने की जरूरत नहीं है। किताबी भाषा क्या कहती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव का नाम संज्ञा होती है। ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नाउ कम टू माई लैंग्वेज फ्रीली। देखिए, और हाँ भाई, क्लास कैसी लग रही है? थोड़ा एक्सप्रेशन देते रहा करो, क्योंकि ये तुम मेरे सामने तो बैठे नहीं हो। ठीक है, तुम मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, तो थोड़े से तुम्हारे एक्सप्रेशन मेरे लिए मैटर करते रहेंगे, तो देते रहना। अब देखिए बात संज्ञा। अब संज्ञा की हम बात करें तो संज्ञा एक तो होती है सिंपल भाषा में पता, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव का नाम क्या होती है भाई? संज्ञा होती है। अब यदि हम बात करें संज्ञा की,
तो संज्ञा दो प्रकार से डिवाइडेड है, एक अर्थ के आधार पे, क्वेश्चन आएगा अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आए मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तीनों चीजों का डिफरेंस समझना है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधुनिक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधुनिक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और एक है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये 4-5 टाइप हैं जो संज्ञा के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो भाई अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5, जो हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई, 5 प्रकार की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सीधा क्वेश्चन आए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा भी कितने प्रकार की होती है भाई, 5 प्रकार की। संज्ञा भी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, स्पीड तो मैंने बहुत ही कम रखी है आज, आपको ज्यादा लग रही है। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूल, बेसिक, मूल रूप से, तो मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसको मूल रूप से संज्ञा का प्रकार कहते हैं। तो मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आधुनिक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधुनिक, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, जिसके बाद कुछ और बना ही नहीं है। आधुनिक का मतलब क्या होता है, मॉडर्न, जिसके बाद कुछ और बना ही नहीं है। तो आधुनिक कोई भी मतलब आधुनिक का मतलब होता है भाई इसके बाद कुछ बना ही नहीं है। तो आपको पता है ये जो संज्ञा के 5 प्रकार आए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इसके बाद तो कुछ बना ही नहीं है। तो इसके बाद कुछ बना ही नहीं है, तो ये कौन सा प्रकार है भाई, आधुनिक प्रकार है। ये कौन सा प्रकार है, आधुनिक। तो इसका मतलब आधुनिक रूप से भी संज्ञा के कितने प्रकार हुए भाई, 5 ही प्रकार हुए। ठीक है, फिर बीच में कुछ आगे हिंदी के भाषाविद, उन्होंने कह दिया भाई व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा होती है ना, व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा वो 5 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की है। ये 3 कौन सी है, ध्यान से सुन लेना। एक है व्यक्तिवाचक, एक है गणनीय संज्ञा और एक है अगणनीय संज्ञा। ठीक है, एक है अगणनीय संज्ञा। मतलब ये क्या कहता है भाई कि हमें तो बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सी जातिवाचक, कौन सी भाववाचक, कौन सी समूहवाचक। ये कहते हैं सारे चक्कर छोड़ दो, संज्ञा तो बस 3 ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई, एक व्यक्तिवाचक, एक गणनीय और एक अगणनीय। मतलब एक तो हम व्यक्तिवाचक में स्टैंड करेंगे जो स्पेसिफिक नाम होते हैं, और उसके अलावा या तो काउंटेबल चीजें होंगी दुनिया में या अनकाउंटेबल चीजें होंगी, बस। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद आपसे पूछ लिए जाए एग्जाम में, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद ये हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अब 1 बाय 1 करते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में चीजें दी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको चीजें दी होंगी और आपको फाइंड आउट करना है कि संज्ञा कौन सी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, आपको शब्द पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मुख्य संज्ञा आपको पढ़ लेते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। पैरेलल में ही पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले है भाई व्यक्तिवाचक। अब संज्ञा का आसान सा सिंपल सा ही टॉपिक है, बस 1-2 पॉइंट से जो मेन ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाए। व्यक्ति विशेष का मतलब जो किसी स्पेसिफिक चीज का बोध करवाए। मतलब अपनी सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान रखना है कि किसी स्पेसिफिक चीज में याद करवाएं, किसी स्पेशल चीज में याद करवाएं, तो इनको व्यक्तिवाचक होता है। मतलब किसी स्पेशल चीज को आपको ध्यान करवाते हैं। ठीक है, किसी स्पेशल चीज को आपको ध्यान करवाते हैं, किसी शब्द को देख के आपके माइंड में यह है कि भाई ये शब्द तो विशेष होता है, ये शब्द तो अपने आप में एक होता है और ये शब्द तो यूनिक होता है। तो वो क्या होती है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीन्स कोई भी चीज जो अपने आप में एक है, कोई भी चीज जो अपने आप में विशेष है, कोई भी चीज जो अपने आप में यूनिक है, वो क्या होती है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं कहूं मोहन, अब आप कहोगे मैम मोहन क्या, मोहन तो दुनिया में बहुत सारे मोहन है, तो मोहन दुनिया में तो बहुत सारे मोहन है, तो मोहन कैसे व्यक्तिवाचक है? क्योंकि भाई मोहन एक नाम है, तो जो भी स्पेसिफिक नाम होते हैं वो सभी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंदर। वो सभी किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंदर। जैसे मैं कहूं अचीवर, अब यहां पर है ना, एक चीज मेरी ध्यान से सुनते जाना साथ साथ, कभी गलत नहीं करोगे पेपर में। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को बिल्कुल साथ करते हैं।
जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक शब्द है आपके सामने, जब आपको शब्द को देख के ये लगे कि यार ये शब्द तो पूरी जाति को दिखा रहा है, मतलब इस शब्द को देख के तो मुझे यूं लग रहा है यार ये अकेला नहीं है, ये तो सबको ही प्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक शब्द सारी दुनिया को ही प्रेजेंट कर रहा है तो हमें क्या लगेगा भाई? तो हमें सीधा सीधा देखने में क्या लगेगा? वो जातिवाचक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मोहन, अब मोहन तो एक लड़के का नाम है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा लड़का। यहाँ पे क्या लिखा भाई मैंने? लड़का। अब भाई लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़का लिखने का मतलब लड़का तो लड़कों की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मोहन मोहन ही और लड़का लड़का ही है। अब मैंने लिखा अचीवर। अब अकेडमी, अब आपको पता भाई अकेडमी तो बहुत सारी है, अकेडमी तो बहुत सारी है, लेकिन अचीवर तो स्पेसिफिक वन है जिसमें आप पढ़ रहे हो, तो अकेडमी तो बहुत सारी है। अब मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया गंगा। अब गंगा तो एक ही नदी का नाम है जो सबसे पवित्र नदी है हमारी, लेकिन यहाँ पर लिख दिया मैंने शब्द नदी। अब नदी तो कोई भी हो सकती है, मतलब जिस शब्द को आपको ये दिखे, जिस शब्द को व्युत्पत्ति के आधार पे, बेटा ये रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द होते हैं, संज्ञा नहीं। यहाँ बात संज्ञा की चल रही है, शब्दों की नहीं। शब्द पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे रूढ़ यौगिक योग रूढ़। ठीक है, गंगा क्या है भाई? नदी है। तो नदी कोई भी हो सकती है, नदी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, गंगा एक स्पेसिफिक को कर रही है। मैंने लिखा यहाँ पर पानीपत। अब पानीपत तो स्पेशल हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा शहर। अब भाई शहर तो कोई भी हो सकता है, पानीपत तो स्पेशल हो गया, लेकिन शहर तो कोई भी हो सकता है। तो मैं सीधा सीधा सा आपको माइंड में क्या है कि जो भी चीज देख के आपको ये लगे भाई ये चीज तो कोई भी हो सकता है, जैसे फल है, अब फल सब्जी, फल है सब्जी है। ध्यान से सुनना, फल का मतलब ये नहीं है फल का नाम, नाम जब हो जाएगा वो तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने लिख दिया केला, केला फल है। आप ये कहोगे भी मैडम केला तो फल है, क्वेश्चन को समझना, फल शब्द क्या है? जो लिखा है उसके ऊपर बात चल रही है, इसके अंदर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, जो लिखा है उसके ऊपर बात चल रही है। फल क्या है भाई? फल फल होता है, लेकिन केला केला होता है। केला एक स्पेसिफिक चीज है, तो केला एक स्पेसिफिक चीज है, दिस इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक, दिस इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक। लेकिन फल क्या है? जातिवाचक, क्योंकि फल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, सब्जी, यदि स्पेशल सब्जी का नाम लिखूंगी तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर सब्जी लिखा है, तो सब्जी क्या है भाई? जातिवाचक। फटाफट से बता दीजिए, एस्टेट में पिछली बार क्वेश्चन आया था मिठाई, फटाफट से बताओ मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? फटाफट से बताओ मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? एस्टेट 2014 का क्वेश्चन है मिठाई। मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताओ भाई मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत देर लगा रहे हो आंसर देने में, वैसे कमेंट करते रहते हो, ज्यादा कमेंट्स पे ध्यान मत रखा करो, पढ़ने पे ध्यान रखा करो। जब मैं क्वेश्चन पूछूं बस उसका आंसर दिया करो, ठीक है? क्योंकि आप तो मेरे सामने लाइव हो, तो मतलब दिख नहीं रहे, तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? सारे इंटेलिजेंट हो गए भाई, बिल्कुल। मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? जातिवाचक। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब नहीं पढ़ते थे तो वो कहते थे भाववाचक, लेकिन भाववाचक मिठाई नहीं है, भाववाचक तो मिठास है। ठीक है, भाववाचक तो मिठास है, मिठास है उसका भाव। तो मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? जातिवाचक। लेकिन मैं कहती हूँ काजू कतली, अब भाई काजू कतली तो एक ही है, आई लव काजू कतली, मुझे बहुत पसंद है। तो जब हम काजू कतली की बात करें तो वो तो एक स्पेशल मिठाई होगी। अब एक स्पेशल मिठाई होगी तो वो किसके अंदर आ गई भाई? व्यक्तिवाचक। तो सीधा सा लॉजिक यही है, जब आपको चीज को देख के ये लगे कि भाई ये चीज को देख के लगे ये तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जातिवाचक में। जब देख के लगे ये तो एक स्पेसिफिक चीज है, तो व्यक्तिवाचक में। एस्टेट 2018 में क्वेश्चन आया था, आंसर बताओ भाई फटाफट। क्वेश्चन है कुत्ता पिल्ला, सिर्फ ABCD लिखना है और कुछ नहीं लिखना। कुत्ता पिल्ला में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन सिर्फ आपको 1, 2, 3 और 4 बस ऐसे लिखना है। ठीक है, ऑप्शन 1 जाति जाति, ऑप्शन 2 व्यक्ति जाति, ऑप्शन 3 जाति व्यक्ति, ऑप्शन 4 जाति भाव, ऑप्शन 5 व्यक्ति व्यक्ति। आंसर प्लीज, ओनली 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे। आंसर प्लीज। देखो बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा मकसद यहाँ सिर्फ पढ़ना है, नो एक्स्ट्रा कमेंट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं बस उसका फास्ट कमेंट देना, फटाफट बताओ, बस 1, 2, 3, 4 लिखना और कुछ नहीं लिखना।
बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। दीपांशु मेहता 3 कैसे लग रहा है तुझे? ध्यान से समझना भाई, ये वही तो बात है आदमी और बच्चा, इसमें कोई फर्क है? कुत्ता पिल्ला आदमी है बच्चा एक ही तो बात है। तो जैसे आदमी और बच्चा होता है ऐसे ही कुत्ता और पिल्ला होता है, यही तो फर्क है। देखो कुत्ता, अरे कुत्ता कहते हैं कुत्ते की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर दिया भाई इसने, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पिल्ला, पिल्ला भी तो कुत्ते का बच्चा ही होता है, तो ये भी तो पिल्ले की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले जमाने वाली बात थोड़ी ना। शेरू, जैसे पहले जमाने में नाम लिख देते ना, शेरू 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 इधर आ। आजकल तो जमाना बदल गया, पता नहीं मोती मोती मैगी वैगी कैसे कैसे नाम रखने लगे कुत्तों के, ठीक है। लेकिन पहले जमाने में तो शेरू जोनी ही होते थे। लेकिन उसका स्पेशल मैं नाम लिख देती हूँ तो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब मैं स्पेशल नाम नहीं लिखती हूँ तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन रहेगा 1 जाति जाति। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आते हैं भाई। किसी स्थान का नाम, किसी दिशा का नाम, कोई डायरेक्शन, डायरेक्शन है उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। मैं कहूँ मेरा घर राजस्थान के उत्तर दिशा में है, मेरा घर राजस्थान के उत्तर दिशा में है, तो मतलब यहाँ पर राजस्थान भी, उत्तर दिशा भी, सभी के सभी क्या हो जाएंगे भाई? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, मैं कहूँ भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो भारत में भी, उत्तर में भी, जम्मू कश्मीर में भी, तीनों में क्या हो जाएगी भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मतलब हर चीज में क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सीधा सीधा सा लॉजिक है। लेकिन वाक्य के प्रयोग के आधार पे भाई ये संज्ञा बदल सकती है। वाक्य के प्रयोग के आधार पे ये संज्ञा बदल सकती है। मीन्स व्यक्तिवाचक से जातिवाचक भी हो सकती है, जातिवाचक से मतलब व्यक्तिवाचक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि प्रयोग कैसे हो रहा है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। मैं आपसे पूछूं गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई बताना। मैंने आपसे पूछा गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा, फटाफट से बताओ गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? फटाफट से आंसर दो। गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तुम्हारा पूर्व ज्ञान साथ साथ चेक होना चाहिए। गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? आंसर प्लीज। गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, जाति जाति, बहुमत लग गया जातिवाचक। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही चीज है जो मैं आपको यहाँ सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों का आंसर है जातिवाचक। एक लड़की का सही आंसर है जिसने पहले नंबर पे दिया, कमला का भी ठीक है, और जो ऊपर दिया था उसने भी ठीक है। जिन्होंने व्यक्तिवाचक दिया उनका आंसर सही है। ध्यान से सुनिएगा जरा। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपको ना इसके आगे कुछ नजर आ रहा है, ना इसके पीछे कुछ नजर आ रहा है। जब आपको ना इसके आगे कुछ नजर आ रहा है, ना इसको पीछे कुछ नजर आ रहा है, आपको सिर्फ एक ही तो चीज नजर आ रही है, गांधी। और सच सच बताना, जब आपने गांधी बोला तो आपके सामने क्या इमेज आई? जैसे ही हम गांधी शब्द को बोलते हैं हमारे सामने एक ही इमेज आती है, महात्मा गांधी जी की, ठीक है। हमारे सामने एक ही इमेज आती है, महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी भाई एक इंसान थे, और जो भी इंसान होता है, जो स्पेसिफिक पर्सन होता है, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वो हमेशा, हाँ, इस क्लास को बिल्कुल बाद में देख सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद सेव हो जाएगी, आप उसको जितनी मर्जी टाइम देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए गांधी शब्द के कहते ही हमारे माइंड में आ रहा सीधा सीधा महात्मा गांधी। अब माय डियर ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ सिर्फ गांधी ही तो लिखा है, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देती हूँ। ध्यान से देखिए, आप कह रहे हो डिमांड ऑन द सेंटेंस, मैंने तो लिखा ही नहीं सेंटेंस, तो हाउ कैन यू से जातिवाचक। लेकिन मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखती हूँ, हमारे देश की राजनीति पर सिर्फ गांधी परिवार का हक नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैंने लिख दिया हमारे देश की राजनीति पर गांधी परिवार का अधिकार नहीं है। अब वो आपको पेपर में ये कहेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। अब आपको पेपर में ये कहेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। रेखा अंकित मतलब रेखा पे जो अंकित है, मतलब जो अंडरलाइन है, जो रेखा में अंकित है, जो अंडरलाइन है, आपको उस शब्द में संज्ञा बतानी है। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश की राजनीति पर गांधी परिवार का हक नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक गांधी की बात तो नहीं हो रही, यहाँ सब गांधियों की बात हो रही है, जिसका गांधी सरनेम है, जो गांधी पूरा एक परिवार है, पूरी एक जाति है जो गांधी की, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो क्या है भाई? जातिवाचक, ठीक है। वो क्या है? जातिवाचक। कहने का मतलब जब एग्जामिनर आपको सेंटेंस देता है ना,
तो हमेशा उसका कोई मतलब होता है। हिंदी में यही चीज होती है, खाली वाक्य लिखा है तो अलग सेंस देगा। रिकॉर्डेड में मैंने गांधी को जातिवाचक बताया, लेकिन मैंने साथ में ये चीज समझाई है, वीडियो को रिटर्न करके सुन लेना, कि जब गांधी शब्द महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट करे तो व्यक्तिवाचक होगा, और जब पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे तो जातिवाचक होगा। शब्दों को समझना आपने, ठीक है ना, प्रयोग किस तरीके से कर रखा वो समझना है। तो यहां पर जो गांधी है ये व्यक्तिवाचक ना होकर क्या हो गया भाई, जातिवाचक। जैसे मैं आपसे ये कहूं, इस कक्षा में 2018 का क्वेश्चन है, मैं हमेशा एग्जांपल वही लेती हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं। इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है? मैंने आपसे पूछा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, ठीक है। तो रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। अब मैंने आपसे पूछा इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है। अब सचिन तेंदुलकर है तो एक नाम, लेकिन वाक्य में जब क्लास में यूज हुआ है तो आप उस ढंग से उस चीज को करें। जब वाक्य में जब चीजें यूज हुई हैं तो, अरे माइक टूट गया, बच गया। हाँ, अब इसको ध्यान से देखो, इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब मैं मान ले क्लास है, मैं क्लास में ये पूछी हूँ बताइए रे कौन है तुम्हारे में सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब मैं ये नहीं पूछ रही सचिन तेंदुलकर, वो तो मुझे पता होगा कोई सचिन तेंदुलकर क्लास में बैठा होगा, तो मैं कह रही बताइए रे कौन है थारे में सचिन तेंदुलकर। तो इसका मतलब टीचर क्या पूछ रहा है, कौन है भाई जो क्रिकेट खेलने वाला है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने पूरी क्रिकेट खेलने वाले की जाति को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब सचिन तेंदुलकर जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं आएगा अब सचिन तेंदुलकर, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरी क्लास में क्रिकेट खेलने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस में जिस हिसाब से प्रयोग होगा तो उसका अर्थ हमेशा बदलता है। जैसे चलो ये बोलते हैं, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है आपने कि इस रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब ध्यान से देखिए, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब भाई यहाँ पर जो जयचंदो शब्द है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब जो जयचंद शब्द है ये अब एक बंदा नहीं है। आपको पता है पूरी कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाने बैठी हूँ, जयचंद संयोगिता और वो पृथ्वीराज चौहान वाला जो इशू है हरियाणा जीके मैंने खूब अच्छे से पढ़ा रखा है। तो भारत में जयचंदो कमी नहीं है, जयचंद गद्दार माना जाता है भाई भारत के लिए, तो संयोगिता को भारत का दुर्भाग्य माना जाता है। तो भाई अब यहाँ पर देखिए, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर उस हर बंदे की बात कर रहे हैं जो देश को धोखा देता है। तो जयचंद, तो यहाँ पर जयचंद क्या है, यहाँ पर जयचंद क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी बच्ची बार बार ये करिए रिकॉर्डेड सेशन में गांधी को जातिवाचक बताया, मुझे 100% पता है मैंने किस तरीके से बताया, स्टिल कुछ रह गया तो मैं यहाँ से ही बता रही हूँ, इसको कोई बात नहीं अपडेट कर लूँ। ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था, मुझे पता है, फिर भी कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो ध्यान रखना। अब मैं कहूं, बताना, रावण का भाई विभीषण था, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। रावण का भाई विभीषण था, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, फटाफट से बताओ। रावण का भाई विभीषण था, रेखांकित शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, आंसर प्लीज फास्ट। सेंस समझा रही हूं बस, मेरा मकसद तुम्हें यहाँ पढ़ाना है, समझाना है। किताबों में जो चीजें लिखी मिलती है मतलब वो नहीं करना, हमें कुछ अलग करना है बस। सारे बच्चे कह रहे हैं जातिवाचक, यही तो दिमाग नहीं खुला तुम्हारा अब तक, अब तुम पिटोगे मेरे से। ध्यान से देखो, हाँ जो व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, अरे तुम क्वेश्चन को समझो। मैंने कहा रावण का भाई विभीषण था, तो इसका मतलब मैं तो उस बंदे की बात कर रही हूं, रावण का भाई जो विभीषण था मैं उसी की बात कर रही हूं, तो ये व्यक्तिवाचक है, तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैं कहूं आजकल हर घर में, आजकल हर घर में विभीषण मिल जाता है, आजकल हर घर में विभीषण मिल जाता है, आंसर प्लीज। आजकल हर घर में विभीषण मिल जाता है, आंसर बताना। अब इसका चीजों को समझने का प्रयास मैं करवा रही हूं, उसको समझो तुम।
रावण का भाई विभीषण है, तो यहाँ पे तो मैं उस विभीषण की बात कर रही हूँ, उस बंदे की तो बात कर रही हूँ, तो व्यक्तिवाचक है। बट मैं कह रही हूँ आजकल हर घर में विभीषण मिल जाता है, आजकल हर एक घर में विभीषण मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भैया विभीषण है, आजकल जो हर घर में विभीषण मिलता है, यहाँ पर जो विभीषण है ये जातिवाचक है, क्योंकि ये हर उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भाई को धोखा देता है। तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक। कहने का मतलब सेंटेंस को वाक्य में जिस हिसाब से प्रयोग करेंगे तो उस हिसाब से ही उसका अर्थ जो है बदल जाता है। यदि वो जाति में वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वाक्य के हिसाब से उसका क्या हो जाता है भाई, अर्थ बदल जाता है। ठीक है, वाक्य के हिसाब से उसका क्या बदल जाता है भाई, अर्थ बदल जाता है। तो कहने का मतलब व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो सकता है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस में जब क्वेश्चन दिया होता तो हमेशा उसका अलग मतलब होगा। जब वो शब्द खाली लिखा हो ना, अकेला लिखा हो, तो उसका मतलब निकालने की कोशिश मत करना। पेपर वाले ने जब तुम्हें अकेला शब्द दिया है, अकेला शब्द लिखा है, तो तुम्हें अकेले शब्द के ऊपर काम करना है, अकेले शब्द पे तुम्हें काम करना है। सेंटेंस लिखा है तो तुम्हें सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आई होप जातिवाचक एंड व्यक्तिवाचक इज क्वाइट क्लियर टू यू, क्वाइट क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं तीसरी संज्ञा पे, जो है अपनी भाववाचक संज्ञा, जो है अपनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जो किसी भी भाव को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी भाव को रिप्रेजेंट करती है वो कौन सी होती है भाई, भाववाचक संज्ञा होती है। जो किसी भी भाव को रिप्रेजेंट करे तो वो कौन सी होती है भाई, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कोई भी भाव है, भाव को हम देख नहीं सकते, वी कैन फील ओनली। हम कभी भी भाव को देख नहीं सकते, भाव को हम क्या करते हैं भाई, फील करते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं, भाव को हम देख नहीं सकते। तो जो भाव को जस्ट फील करते हैं, जैसे यौवन है, झूठ है, कोई भी लगा लो, झूठ है, सच है, यौवन है। पेपर में पूछा गया था लास्ट टाइम हरियाली, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है, हरियाली शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई, भाववाचक। अब कहोगे मैडम हरियाली तो हमें दिखती है, हरी हरी, अरे वो हरी हरी होती है, लेकिन जो हरियाली है, हरियाली को कहां देखते हो। अब बात है प्रेम। अब प्रेम, कुछ बच्चे कहेंगे प्रेम तो व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत सारी फिल्मों में सलमान खान का नाम प्रेम होता है। प्रेम तो व्यक्तिवाचक भी तो हो सकता है, हो नहीं सकता प्रेम व्यक्तिवाचक। लेकिन आपको पता प्रेम एक भाव के रूप में ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या हम प्रेम को देख सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं तुम कितना किसको कितना प्रेम करते हो, मतलब यू कांट मेजर योर प्रेम, है ना। तो वी कैन फील ओनली। तो ये जो चीज होती है किसके अंदर आती है भाई, भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। ये किसके अंदर आती है भाई, भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। लेकिन मैं ये लिख दूं, प्रेम हमारी कक्षा का, प्रेम हमारी कक्षा का होनहार छात्र है, प्रेम हमारी कक्षा का होनहार छात्र है। यहां पर ये प्रेम है, प्रेम हमारी कक्षा का क्या है भाई, होनहार छात्र है। और यहां पर जो ये प्रेम है, अब पेपर वाला क्या करेगा, इसको अंडरलाइन करेगा और वो ये कहेगा रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, वो कहेगा रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तुम सेंटेंस को देखते ही नहीं हो, तुम देखोगे अंडरलाइन है प्रेम, ओ भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, मजा आ गया, एक नंबर पक्का, और पेपर में भराओगे भाववाचक, ऐसे एक सेकंड में गोला काला। यही तो करते हैं पेपर में। जब सेंटेंस दिया है, ऑलवेज लर्न द सेंटेंस, ऑलवेज रीड द सेंटेंस। सेंटेंस दिया है तो इसका मतलब उसका अर्थ भी बदलेगा, ठीक है। प्रेम हमारी कक्षा का होनहार छात्र है, यहाँ पर मैं प्रेम की बात नहीं कर रही, यहाँ पर तो मैं प्रेम छात्र की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये किसके अंदर आ जाएगा भाई, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सॉरी। तो जैसे शांति है, मित्रता है, कुरूपता है, मतलब कुरूपता मतलब अगलीपन, तो कुरूपता है, लिख सकते हो ये वर्ड, जैसे शांति है, मित्रता है, कुरूपता है, हरियाली है, जन्म है, लंबाई है। अब लंबाई शब्द पूछा था पेपर में, लंबाई कौन सी संज्ञा है, तो लंबाई भी भाववाचक है भाई। लंबाई को हम देख नहीं सकते, आप कहोगे मैं तो देख सकता हूँ लंबाई को। मान ले मेरा बच्चा छोटा है अब बड़ा हो गया, तो तुम कहोगे मैम ये छोटा था बड़ा हो गया, दिख तो रहा है लंबा हो गया। लंबाई नहीं हुई, उसका शरीर बढ़ रहा है, मतलब लंबा तो हो रहा है, लेकिन वो जो लंबाई शब्द है उसको नहीं देख पा रहे हम मेजरमेंट कर रहे हैं बट हम उसको देख नहीं पाते। लंबा हो रहा मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, डेट इज डिफरेंट थिंग। बट जो स्पेसिफिक लंबाई है, हरियाली है, शांति है, हम इन चीजों को सिर्फ महसूस करते हैं, हम इन चीजों को देखते नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना सुंदरता देखने वालों की आंखों में ही होती है, तो सुंदरता शब्द, ठीक है, सुंदर शब्द नहीं है। अब हिंदी को ऐसे पढ़ना है, मतलब अभी तो बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत है, मतलब आपको संज्ञा पढ़ा तो संज्ञा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको एक शब्द का पता होना चाहिए कि ये तो विशेषण है,
ये तो कारक है, ये तो क्रिया है, ये तो सर्वनाम है। जैसे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सुंदर, हाँ सुंदर में कौन सी संज्ञा है? सुंदर कोई संज्ञा ही नहीं है। मैं कहूंगी वह सुंदर है। यहां तो सुंदर इसको क्वालिफाई कर रहा है सर्वनाम को, और सर्वनाम को जो क्वालिफाई करते हैं वो विशेषण होते हैं। तो सुंदर कोई संज्ञा है ही नहीं, ठीक है। तो सुंदर संज्ञा है ही नहीं, सुंदर तो विशेषण है, सुंदरता है संज्ञा। जैसे हम कई लोग कहते हैं कि बड़े सुंदर लगते हो, कई कहते हैं बड़े गंदे लगते हैं। तो भाई सुंदरता तो क्या होती है? देखने वालों की आंखों में ही होती है। जो आपकी नजर है वैसी आपको चीज लगेगी। ये तो अपना अपना नजरिया है। कोई कीचड़ में भी कमल देखता है, कोई चांद में भी दाग देखता है। तो मीन सुंदरता देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड होती है। तो जो सुंदरता है वो क्या है भाई? भाववाचक है। सुंदरता क्या है? भाववाचक। अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छाई शब्द क्या है भाई? फटाफट आंसर देना। अच्छाई शब्द क्या है? अच्छाई शब्द क्या है? अच्छाई शब्द क्या है? हाँ, लंबाई चौड़ाई सब उसी के अंदर होती है। नहीं, काजू कतली तो मिठाई का नाम है, व्यक्तिवाचक है। अच्छाई, अच्छाई शब्द सबको पता है भाववाचक है। अच्छाई शब्द सबको पता है भाववाचक है। लेकिन जब कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, जब कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, कोई भी भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है, तो वो भाववाचक नहीं रहती, वो भाववाचक नहीं रहती, वो जातिवाचक बन जाती है। कैसे? मैं कहूं बाल को अच्छाइयों को अपनाना सीखो। बाल को अच्छाइयों को अपनाना सीखो, ठीक है। और आपको कहेगा रेखांकित शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आप सोचोगे यार अच्छाई तो मैंने पढ़ा था, अच्छाई तो भाववाचक है। शब्द के साथ खेलना है, हिंदी के अंदर शब्द के साथ खेलना है और उसके मीनिंग के साथ, ठीक है। अच्छाई जब मैंने लिखा ना तो वो तो भाववाचक है, जब मैंने अच्छाई लिखा तो वो भाववाचक है। लेकिन मैंने लिखा बाल को अच्छाइयों को अपनाना सीखो, मतलब सारी दुनिया की अच्छाइयों को अपनाना सीखना है तुम्हें। तो ये अच्छाइयों क्या है? जातिवाचक। मीन्स सीधा सा लॉजिक क्या है, लिख सकते हो, कोई भी भाववाचक शब्द जब होता है और जब वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाता है, कोई भी भाववाचक शब्द जब वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाता है, तो वो हमेशा किस में आता है भाई? वो हमेशा व्यक्तिवाचक बन जाता है, सॉरी, वो हमेशा क्या बन जाता है? जातिवाचक बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आगे जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो भाग हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है बेटा उसके दो भाग हैं, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा के आगे दो भाग हैं, ध्यान रखना, दो भाग जातिवाचक संज्ञा के हैं, एक समूहवाचक और एक क्या है? द्रव्यवाचक। एक समूहवाचक और एक क्या है? द्रव्यवाचक। समूह मीन्स कलेक्टिव नाउन, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं। समूहवाचक क्या होता है? जो पूरे समूह का बोध करवाते हैं, जो पूरे ग्रुप का बोध करवाते हैं। जिस शब्द को देख के देखो ये जातिवाचक के ही भाग हैं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये भाग तो जातिवाचक के है, कहीं ना कहीं ये है तो जातिवाचक ही, कहीं ना कहीं ये है तो जातिवाचक ही। बट हम इनको कैसे पढ़ेंगे? दो भागों में डिवाइड करके, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक, ठीक है। अब बात करते हैं समूहवाचक की। अब बात करते हैं क्या भाई? समूहवाचक की। तो जो समूहवाचक संज्ञा होती है, समूह मीन्स ग्रुप, समूह मीन्स ग्रुप, ठीक है। अच्छा कौन सी संज्ञा होगा? अच्छा संज्ञा है ही नहीं। अरे तुम्हें जब शब्द देना, अभी तुम्हें हिंदी शुरू करोगे, यकीन मानो जब हिंदी को खत्म कर लोगे कोई डाउट नहीं बचेगा, ये पहली क्लास है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा पूछा मैम अच्छा कौन सी संज्ञा है? ध्यान से देखो, अच्छा कोई संज्ञा ही नहीं है। अच्छा को वाक्य में प्रयोग करना, वह अच्छा है। अब आंसर दे रहे हो भाववाचक, कैसे होगी भाववाचक? अच्छा तो विशेषण है, मैंने कहा वह अच्छा है, तो वह आदमी अच्छा है, विशेषण है। अच्छाई शब्द भाववाचक है, अच्छाइयों जातिवाचक है, ठीक है। तो समूहवाचक, समूहवाचक मतलब जो पूरे ग्रुप को एनालिसिस करे, जैसे कि सेना, परिवार, समूह, संगोष्ठी, सेना, परिवार, समूह, संगोष्ठी, जात पात, ये ध्यान रखना। कौम, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, कौम। अब आप कहोगे कौम, कौम तो मैडम जाति होती है, लेकिन कौम
कहते हैं ना बहुत सारी कौम मिल गई, बहुत सारी जातियां मिल गई, तो ये ग्रुप बन जाता है। कौम शब्द पेपर में आ चुका है। कौम शब्द कौन सी संज्ञा है भाई? समूहवाचक। परिवार शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। ठीक है, कौम शब्द कौन सी है? समूहवाचक। अब ये एक क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। संसद, संसद भी समूहवाचक है, संसद भी समूहवाचक है। अब आपको कहोगे मैम संसद तो नाम है, संसद तो एक विशेष हमारी चीज है, संसद तो सारे देशों में पाई जाती है, लेकिन भाई संसद हमेशा समूह होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का। ठीक है, तो संसद हमेशा समूह होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। तो संसद हमेशा समूहवाचक के अंदर आती है, ध्यान रखना, संसद हमेशा समूहवाचक के अंदर आती है। नगर पालिका, नगर पालिका भी समूहवाचक के अंदर आती है। नगर पालिका हुई, मेला हुई, सरकार हुई, पुलिस हुई, पुलिस भी, सरकार भी, आर्मी भी, कक्षा भी, ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई? समूहवाचक में। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं भाई? समूहवाचक के अंदर आते हैं। कोई भी प्रजाति शब्द, प्रजाति, प्रजाति का मतलब बहुत सारी प्रजातियां होंगी, तो प्रजाति शब्द किसके अंदर आएगा भाई? समूहवाचक के अंदर। ठीक है, कि बहुत सारी प्रजाति होंगी, तो प्रजाति शब्द किसके अंदर आएगा? समूहवाचक के अंदर। तो ये सारे के सारे शब्द समूहवाचक में आएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको काम करना है। क्वेश्चन आ जाए, परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शंस है जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। ऐसे ऑप्शंस आपको पेपर में गिवन है, ऐसे ऑप्शन आपको पेपर में गिवन है। परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा? तो भाई आप क्या आंसर देंगे? ऐसे ऑप्शन आपको पेपर में गिवन है, तो व्हाट इज योर आंसर इज गोइंग टू बी? आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है समूहवाचक, क्योंकि हमें पता है परिवार क्या है भाई? समूहवाचक। लेकिन ऑप्शन में समूहवाचक है ही नहीं, ऑप्शन में समूहवाचक है ही नहीं। ऑप्शन में जाति है, व्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन में समूहवाचक ही नहीं है। अब क्या करोगे भाई? ऑप्शन में समूहवाचक तो आया नहीं। अब हम क्या करते हैं? अब हम यूं बोलेंगे पेपर वाले ने है ना ऑप्शन ही नहीं दिया, मतलब कुछ भी लगाया हो मेरा तो नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम यही तो करते हैं, पेपर वाले ने ऑप्शन ही नहीं दिया। पेपर वाला पागल नहीं है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। कभी भी रट्टाफिकेशन से एग्जाम पास नहीं होते, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बच्चे फैक्चुअल बुक लेके बैठ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स करने लग जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब जब समूहवाचक ऑप्शन में ही नहीं है भैया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन गलत था, हमें एक नंबर मिलेगा ग्रेस का। इसका मतलब ये है यू शुड गो द सेकंड प्रायोरिटी। आपको दूसरी प्रायोरिटी को चेक करना, क्या है पेपर में दूसरी प्रायोरिटी। तो आपको पता समूहवाचक किसका भाग है? जातिवाचक का। तो परिवार शब्द यदि समूहवाचक ऑप्शन में नहीं है तो परिवार क्या हो जाएगा भाई? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या होती है? जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, जितनी भी द्रव्य चीजें होती हैं, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं भाई? द्रव्यवाचक के अंदर। ठीक है, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? द्रव्यवाचक के अंदर आते हैं। कोई भी XYZ लिक्विड चीजें हैं तो वो द्रव्यवाचक के अंदर आएंगी। सॉलिड स्टेट में होती है, गैस में होती है, जो भी मटेरियल हम हिंदी साइंस में पढ़ते हैं तो वो सारे किसके अंदर आते हैं भाई? द्रव्यवाचक। ध्यान से सुनना, द्रव्यवाचक की पहचान है, कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे कोई चीज बनेगी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे कोई चीज बनेगी, जैसे दूध, दही, घी, लस्सी, सबको पता है दूध, दही, घी, लस्सी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, पानी। ठीक है, कोई भी ये चीज जिससे कोई ना कोई चीज बनती है, तो ये सब ऑक्सीजन, हवा, पानी, चांदी, कोयला। ठीक है, चांदी, कोयला, हवा, पानी, मतलब जो भी मटेरियल्स होते हैं, मतलब साइंस के अंदर जो भी लिक्विड, ठोस और जो भी अवस्थाओं में मिलती हैं वो सारी किसके अंदर आती है भाई? वो मटेरियल नाउन के अंदर आती है, द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, कोयला, हीरा, सब द्रव्यवाचक में आती है। ठीक है, हीरे की खान प्रसिद्ध है तो हीरा द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगा। तो ये सभी के सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, तो ये था संज्ञाओं के 5 टाइप। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब संज्ञा किस किस से बन सकती है, मतलब विशेषण से कैसे संज्ञा बन सकती है, क्रिया से कैसे बन सकती है, उन सब चीजों को एक बार देखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था मिट्टी। मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा है? एसटेट के अंदर क्वेश्चन आया 2019 में क्वेश्चन था शायद, 18 में। मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिट्टी। अब भाई ध्यान से देखिए, देखने में तो ज्योग्राफी वाले तो कभी ना माने, ज्योग्राफी वाले कहेंगे भाई मिट्टी तो 8 प्रकार की होती है, तो भाई मिट्टी तो जातिवाचक संज्ञा है, ज्योग्राफी वाले ऐसे बोलेंगे। लेकिन मैंने कब मना किया जातिवाचक नहीं है? लेकिन जातिवाचक का जब सब टाइप आपके सामने है, जातिवाचक का जब मेन टाइप आपके सामने, तो आप वो टिक करोगे।
तो मिट्टी क्या है भाई, मिट्टी एक मटेरियल है, मिट्टी से चीजें बनती है। मैंने कहा जिससे भी कोई चीजें बनती है वो हमेशा किस में जाएगा भाई, वो हमेशा द्रव्यवाचक में जाएगा। जिससे भी कोई चीजें बनती है वो हमेशा किस में जाएगा भाई, द्रव्यवाचक के अंदर। ठीक है, तेल, तेल भी द्रव्यवाचक है। ठीक है, तेल भी क्या है भाई, द्रव्यवाचक है। तो जिससे कोई चीजें बनती है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं संज्ञा किस किस तरीके से बनती है, मतलब क्या क्या तरीका होता है संज्ञा को बनाने के लिए। मतलब संज्ञा किस किस चीज से बन सकती है। संज्ञा जातिवाचक से बन सकती है, मतलब जो भाववाचक संज्ञा है, मेन क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कुछ शब्द होते हैं, हिंदी में कुछ चीजें होती है जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है। हाँ बिल्कुल, दही, दही पुल्लिंग होता है, ध्यान रखना, दही स्त्रीलिंग नहीं होता, दही एक्सेप्शन है, दही पुल्लिंग में आता है। पढ़ाऊंगी जब लिंग पुल्लिंग, बहुत ही यूनिक है, कहने में लगता है बड़ा आसान है, लिंग पुल्लिंग बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, आप देखिए जातिवाचक, हिंदी को जितना इजी लेके चलते हैं, हिंदी उतना इजी कभी नहीं आती पेपर में। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगा, तो जातिवाचक से बना आपका पुरुष। आपको पता भाई पुरुष शब्द क्या है, जाति है, पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन पुरुष से बन गया क्या, पुरुषत्व। पुरुष से क्या बन गया भाई, पुरुष से बन गया पुरुषत्व। पुरुष से क्या बन गया, पुरुषत्व बन गया। मानव से बन गया, जैसे मानव से बन गया मानवता, मानव से बन गया मानवता। तो आपको क्या चेक करना है, मान ले वो आपसे ये पूछ ले कि पुरुषत्व शब्द, पुरुषत्व जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी है। ऑप्शन डाल देगा, वो जातिवाचक से, वो सर्वनाम से बनी है, वो जातिवाचक से बनी है, वो विशेषण से बनी है, या क्रिया से बनी है। तो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको देखना भाई पुरुष में क्या दिख रहा है मुझे, पुरुष में मुझे पुरुष ही तो दिख रहा है, और पुरुष में मुझे पुरुष दिख रहा है, तो पुरुष तो मुझे पता है जाति होती है, पुरुष तो मुझे पता है जाति होती है। तो इसीलिए ये किससे बना है, जातिवाचक से। कई बार वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो भाववाचक संज्ञा वो किससे बनी है, वो क्रिया से बनी है, वो विशेषण से बनी है, या वो जातिवाचक संज्ञा से ही बनी है। तो जैसे पुरुष है, नारी का नारीत्व बन गया। ठीक है, नारी का नारीत्व बन गया। तो ये जो चीज है ये किससे बन गया भाई, ये जातिवाचक संज्ञा से बन गया। किससे बन गया भाई, जातिवाचक। जैसे कि सर्वनाम से बन गया, जैसे कि सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। जैसे मैंने लिखा अपना, मैंने क्या लिखा भाई, अपना। ठीक है, अपने से क्या बन गया मेरा, अपनत्व। अब मान लो वो अपनत्व शब्द दे दे और वो कहेगा अपनत्व शब्द जो भाववाचक संज्ञा वो किससे बना है, अपनत्व शब्द भाववाचक संज्ञा किससे बना है। अब ध्यान से देखो, अपनत्व हमने फाइंड आउट करना भाई, ये जो प्रत्यय लग के ही तो बने हैं। अब हमने देखना अपना, अपना क्या होता है यार, अपना तो सर्वनाम के जैसा लग रहा है, तो भाई ये किससे बन गया, सर्वनाम से बन गया। जैसे मैं कहूं निज, निज से बन गया निजतव, निज से बन गया निजतव। तो ये सर्वनाम से क्या बन गई भाई, भाववाचक संज्ञा। मीन्स भाववाचक जो संज्ञा है बेसिकली वो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, वो सर्वनाम से बनती है, वो विशेषण से भी बनती है। विशेषण से कैसे बनेगी, विशेषण से अभी अभी हमने बनाई थी। जैसे मीठा से बन गया, मीठा से बन गया मिठास। यह फल मीठा है, मीठा तो विशेषण है, और मीठा से क्या बन गया, मिठास। सुंदर से क्या बन गया, सुंदरता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब चीजों को समझोगे, धीरे धीरे हम लेक्चर्स करते जाएंगे तो आपको हिंदी बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सुंदर से क्या बन गया भाई, सुंदरता बन गया। सुंदर से क्या बन गया, सुंदरता। जैसे मैं कहूँ वो बंदा बहुत उदार है, उदार से क्या बन गया भाई, उदारता। उदार से क्या बन गया भाई, उदारता। तो कहने का वो उदार से बन गया उदारता, सुंदर से बन गया सुंदरता, मीठा से बन गया क्या बन गया, मिठास। तो ये क्या है, सब विशेषण से बन गए। तो इसीलिए ये भी क्या हो गई भाई, मानव से मानवता बन गई। ठीक है, मानव से क्या बन गई, मानवता बन गई। तो इस तरीके से क्रिया से भी बन सकता है, क्रिया से भी बन सकता है। जैसे मैंने लिखा थकना, थकना क्रिया है ना, थकना, मैं थक गई, थकना क्रिया है, लेकिन थकना से बन गया थकावट। थकावट तो एक भाव है, थकना से क्या बन गया भाई, थकावट। थकावट तो एक भाव है। जैसे हंसना, हंसना तो एक क्रिया है, एक्टिविटी है, लेकिन हंसना से बन गया हंसी। अब हंसी तो भाव है, उसकी हंसी बहुत अच्छी है, हंसी तो भाव है, लेकिन हंसना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से भी क्या बन गया भाई, भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, क्रिया से भी क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। कई बार अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे वावा, वावा से बन गया वावाही। ठीक है, तो कई बार अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि भाई ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है। तो आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब आप सारे शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लोगे ना
अभी आपको बहुत चीजें सिखाई जाएंगी, ऑप्शन एलिमिनेट करने सिखाए जाएंगे, बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी, तो आप खुद ही फाइंड आउट कर लोगे। आपको शब्द देखने से पहले पता चल जाएगा हिंदी में ये शब्द क्या है, जब आप सारी क्लास अटेंड कर लोगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। होप सो भाई तुम्हें संज्ञा का चैप्टर समझ आया होगा। हिंदी पढ़ने का एक तरीका होता है, हिंदी पढ़ने का जो तरीका होता है वो हमेशा क्या रहता है हिंदी पढ़ने का एक तरीका होता है कि आपने हिंदी को सही ढंग से समझना होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपके पास XYZ कोई बुक पढ़ी है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक मत खरीदना, आपके पास कोई 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कोई पढ़ी है, जाके उसके पीछे से निकाल देना। कोई किताब नहीं पढ़ी है, गूगल पे लिखना प्रैक्टिस ऑफ संज्ञा, अपने आप ऑटोमेटिक कर लोगे। इट्स नॉट ए बिग इशू, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए, फटाफट से आंसर देना। पहला क्वेश्चन है, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को आधार कार्ड बनाए जाए। ठीक है, इस कॉलोनी के ये क्वेश्चन DSSB, एस्टेट, HSSC हर जगह आए हैं। इस कॉलोनी के सभी परिवारों को पहचान पत्र बनाए जाए। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर देना। पहचान पत्र बनाए जाए। परिवारों शब्द में कौन सी संज्ञा है? परिवारों शब्द में कौन सी संज्ञा है? आंसर देना भाई, परिवारों शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए, बताओ भाई फटाफट, परिवारों शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब आपको देखने में लग रहा होगा यार परिवारों, ये तो समूहवाचक होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा है परिवार समूहवाचक होता है। लेकिन माय डियर, परिवार समूहवाचक होता है, यहाँ पर परिवारों लिखा है, परिवार नहीं लिखा है। ठीक है, जब कोई समूहवाचक संज्ञाएं वैसे ही बहुवचन में प्रयोग हो जाती हैं, कोई भी संज्ञाएं जब बेसिकली बहुवचन में प्रयोग होती है ना, तो वो जातिवाचक बन जाती है। ध्यान रखना, जितनी भी संज्ञाएं है ना, चाहे भाववाचक है, चाहे द्रव्यवाचक है, ये एक वचन होती है। आपको पता, भाववाचक भी एक वचन होता है और द्रव्यवाचक भी बेसिकली एक वचन ही होता है। जब ये प्रयोग हो जाती है ना बहुवचन के रूप में, परिवारों आ गया, बहुवचन में जब ये प्रयोग होने लगी तो ये जातिवाचक बन जाती हैं। ठीक है, ये क्या बन जाती हैं भाई? जातिवाचक बन जाती हैं। मैं कहूं मेरा परिवार पानीपत में रहता है, मेरा परिवार पानीपत में रहता है, ये समूहवाचक है। ये क्या है? समूहवाचक। ठीक है, आत्मा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आत्मा, ईश्वर, प्रकृति। आत्मा शब्द में, अब इस पे आप गलती कर सकते हो क्योंकि ये एक्सेप्शन है भाई। आपको लगेगा आत्मा तो एक भाव है ना, लेकिन आत्मा एक नेचुरल प्राकृतिक चीज है। ध्यान से सुनना, जो भगवान से संबंधित चीजें होती है ना, जो दैवीय चीजें होती हैं, जो नेचुरल चीजें होती हैं, जो भगवानों वाली चीजें होती हैं, प्रकृति वाली चीजें होती है, वो हमेशा व्यक्तिवाचक होती है, क्योंकि वो हमेशा विशेष होती हैं। ठीक है, तो जैसे आत्मा है, ईश्वर है, प्रकृति है, तो ये विशेष होती हैं। तो ये सभी की सभी किसमें आती है भाई? ये सभी की सभी, प्रकृति है, आत्मा है, ईश्वर है, ये सभी के सभी किसमें आती है? ये सभी के सभी आपके व्यक्तिवाचक के अंदर आती हैं। ध्यान रखना, ये सभी की सभी किसमें आती है? व्यक्तिवाचक। एक क्वेश्चन आया था, रावणों से बचो, रावणों से बचो। अब तो तुम बचा ही सकते हो आराम से, दिख रहा है, रावणों से बचो। फटाफट आंसर दो, रावणों से बचो। अब ध्यान से देखना, रावणों से बचो, तो यहां पर मतलब बुराई के लिए संकेत दिया गया है। तो ये रावणों भी यहां पर किसका काम कर रहा है भाई? जातिवाचक का। रावणों से बचो, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, गुलाब। ठीक है, गुलाब एक स्पेसिफिक फूल का नाम है, आपको पता है भाई, गुलाब एक फूल है। एक क्वेश्चन है, ऐरावत हाथी में कौन सी संज्ञा है? बताना भाई। ऐरावत हाथी, जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैं उनको ही डिस्कस कर रही हूं। ऐरावत हाथी में कौन सी संज्ञा है? ऐरावत हाथी, सब कह रहे हैं जातिवाचक, मुझे यही तो देखना था। अरे भैया रेखा ठीक कह रही है, ईरा भी ठीक कह रही है। अब ध्यान से देखिए, हाथी, हाथी नहीं पूछा मैंने आपको, हाथी जातिवाचक है, हाथी
जातिवाचक है, मैंने तो ऐरावत पूछा, ऐरावत। ये तो एक विशेष हाथी का नाम है, तो ऐरावत हाथी पूरा एक ही तो है, तो ये व्यक्तिवाचक आएगा। तुम चीजों को अब भी नहीं समझ रहे हो। हाथी नहीं पूछा मैंने, ऐरावत हाथी पूछा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था, पंडित देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित में कौन सी संज्ञा है? अगला है, पंडित बहुत परिश्रमी होते हैं। आंसर प्लीज। सेम शब्द है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दे दिया तो सही है। आंसर प्लीज। देखिए, पंडित देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित देश के क्या है भाई? प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगला जो सेंटेंस है, पंडित बहुत परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ पर पंडित जाति की बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, जब कंपेरिजन हो ना, जब तुलना हो तो व्यक्तिवाचक बन जाता है, ध्यान रखना। सॉरी, तुलना में जातिवाचक संज्ञा आती है। तुलना में क्या आती है भाई? जातिवाचक संज्ञा आती है। कैसे आती है जातिवाचक संज्ञा? ध्यान से सुनिएगा। तुलना में क्या संज्ञा आती है भाई? जातिवाचक। कैसे आती है जातिवाचक संज्ञा? ध्यान से सुनिएगा। मैं कहूं राधा घर की लक्ष्मी है, राधा घर की लक्ष्मी है। यहां पर लक्ष्मी है तो व्यक्तिवाचक, यहां पर लक्ष्मी है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन मैंने कहा भाई राधा घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, मतलब लक्ष्मी के कंपैरिजन बराबर उसको खड़ा किया जा रहा है। तो जब, वैसे तो लक्ष्मी माता आपको पता है व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब सेंटेंस में आपको कहीं कंपैरिजन नजर आए ना, तो जिस बंदे की जिस चीज से कंपैरिजन की जाती है, तो वो हमेशा किस में आता है भाई? जातिवाचक के अंदर आता है। तुलना के अंदर कौन सी संज्ञा होती है भाई? जातिवाचक। ठीक है गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट संज्ञा एंड होप सो इट्स अ फर्स्ट क्लास एंड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ संज्ञा। संज्ञा आप लोगों को समझ आई होगी। इस वीडियो को ओपन करेंगे सबके लिए संज्ञा की, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट वीडियो, और अभी ऐसी ऐसी दुनिया भर की वीडियोस आप लोगों को पढ़नी है, समझनी है। तो होप सो आपको क्लास समझ आई होगी। समझ आई है ना भाई क्लास? फटाफट से बता दो, क्लास समझ आई है? फटाफट से बता दो भाई, क्लास समझ आई है? अब आपका काम क्या है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बहुत धीरे स्पीड में पढ़ाया, मैं इतनी धीरे पढ़ाती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि बच्चों ने कहा मैम हिंदी हमारी जीरो से शुरू करना, हमारा हिंदी का बेस ही नहीं है, हम कॉमर्स वाले हैं, हम ये हैं वो है। तो मुझे लगा चलो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती हूँ, और बिल्कुल मैं इतनी धीरे कभी नहीं पढ़ाती हूँ जितना धीरे धीरे मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है। ठीक है भाई, सो बाय टाटा, मिलते हैं कल 9:30 पे एज इट इज अपनी क्लास में, सेकंड क्लास के साथ जो होगी सर्वनाम से रिलेटेड। ठीक है, अब आपका काम है इसकी संज्ञा की प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ मैं डाल दूंगी ऐप के ऊपर, आपके फोल्डर में पीडीएफ सेक्शन में कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट। और भाई अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो तुम लोग कि मतलब यार मैडम पढ़ाती है, मैडम के कोर्स के बारे में, चैनल के बारे में। तुम मेरे पर्सनल स्टूडेंट हो चुके हो, जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो थोड़े पर्सनल हो जाते हैं, खास हो जाते हैं। तो भाई आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य, मेरी पब्लिसिटी करना। आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब थोड़ा दूसरों को सजेस्ट कर दिया करो, उससे मुझे अच्छा लगता है, ग्रो होते दिखते हैं आगे। ठीक है भाई, बाय बाय।